नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। और आज हम लोगों का एक और सेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इस सिविल स्पिरिट प्रोग्राम के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो मॉड्यूल है, इसका जो पहला चैप्टर है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। इसमें अब तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पोर्टुगीज, किस प्रकार से जो है वो डच व्यापारी, हॉलैंड जिसे कहते हैं, ये सभी लोग भारत आए। और इनिशियली इनका जो लोकल शासक थे उनसे प्लस अरब ट्रेडर से कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जिसके कारण भारत में व्यापार चेंज होने लगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे तो इस मॉड्यूल में हम लोगों ने ये समझा था कि इस क्लास के समापन में हम लोग समझेंगे कि यूरोपीय आए क्यों थे, ये कल हम लोगों ने कवर कर लिया था। वाई इंडिया अट्रैक्ट यूरोप, ये भी हमने कल कवर कर लिया था। सी रूट क्यों खोजा गया, ये भी हो गया था। क्रोनोलॉजी ऑफ यूरोपियन पावर्स हम लोगों ने देख ली थी। ट्रेडिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया हमने देख लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हम लोगों ने इनिशियल की, जैसे पोर्तुगीज की जो इनिशियल पर्सनालिटीज थी, जैसे वास्को डी गामा, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्मीडा, इन सबको हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आज की हमारी जो पहला टॉपिक है वो है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कब आती है? भारत में एक रॉयल चार्टर के थ्रू द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज को 15 साल की मोनोपोली मिलती है। 1600 से 1615 तक की मोनोपोली। मोनोपोली मतलब कि कोई और इस क्षेत्र में व्यापार नहीं करेगा, इंग्लैंड की कोई और कंपनी। ठीक है भाई, पोर्टुगीज आ चुके थे, व्यापार कमाया उन लोगों ने। डचेस आए। डचेस जो है वो इंडोनेशिया में ज्यादा फोकस हो गए थे। उसके बाद आता है समय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये कंपनी 1599 में बनती है। तो अब समझिए, निर्माण के समय यहां पर बादशाह कौन था? अकबर। 1605 में अकबर की डेथ हुई, यहां इनका निर्माण हो रहा है। उस समय बादशाह कौन है? अकबर। जब ये आ रहे हैं तो इनको आते आते 1608 का समय हो चुका है। इस समय बादशाह कौन है? जहांगीर। ठीक। अब इस कंपनी का जब आरंभ होता है तो उस समय हम थोड़ा सा भारत की स्थिति देखते हैं। आप थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करिए। ये आप देखिए, ये पूरा मुगल एम्पायर का जोन है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र मुगल एम्पायर का है। यहां विजयनगर, गोलकुंडा, डेक्कन सल्तनत भी यहां पर है। ठीक है, राजपूत में यहां मेवाड़ पर कब्जा नहीं हुआ है। और कोस्टल इलाकों में आप देखेंगे, सूरत में इंग्लैंड, दमन में पुर्तगीज, दीव में पुर्तगीज, बेसिन में पुर्तगीज, गोवा में पुर्तगीज, कोचीन में पुर्तगीज, नागापट्टनम में डच, पुलिकट में डच, मछलीपट्टनम में डच और बालासोर में भी डच। 1600 की बात है ये, 1608 की बात। अब यहां से आप एक चीज और समझिए, ये इलाका है फ्यूडल, जो मेन लैंड इंडिया है। यहां एग्रीकल्चर क्या होगा? मस्ट होगा। यहां जब कंपनी जाने लगेंगी तो यहां ट्रेड बढ़ने लगेगा।
कोस्टल इलाके हैं तो इसके कारण सी रूट भी इन्हें मिल जाएगा, जिसके कारण ट्रेड आउट भी हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे जो बड़े शहर हैं, मुंबई, गुजरात, आपका जो है वो कलकत्ता, ठीक है, विशाखापट्टनम, ये सब कोस्ट में है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसीलिए सबसे ज्यादा किसका हुआ है? साउथ का, इस पोर्शन का। क्यों? क्योंकि जिस समय भाई 1526 में पहले मुगल एम्पायर आया था यहाँ पे, और उस समय यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है। जिस समय नॉर्थ इंडिया मेडुअल फेज में घुस रहा है, उस समय ये कोस्टल इलाके, यहाँ का भी पोर्शन नहीं, केवल ये जो कोस्टल इलाके हैं, यहाँ पर नई नई बातें हो रही हैं। 1680 में मद्रास में पहली बार लोकल इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक। तो 1600 के समय यहां पर जो स्थिति बनती है उसे थोड़ा सा देखेंगे। कौन कौन है मेन? एक है हमारे जो भारत के मेन लैंड पर सबसे बड़े शासक है मुगल एम्पायर। कोस्ट पर हैं आपके यूरोपियंस, और यहां लोकल किंग्स हैं। सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र मुगल, और मुगल्स की समृद्धता के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम हॉकिंस को भेजती है। कहां? विलियम हॉकिंस को मुगल कोर्ट में। 1608 से 1611 तक ये यहां पर रहता है। पहली बार 1608 में एंट्री होती है। यहां पर एक चीज, थोड़ा सा फैक्चुअल एरर है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सूरत में 1608 में सूरत को पाने का प्रयास करता है, लेकिन यहां पर जो कंपनी ओपन होती है, जो फैक्ट्री लगती है, वो लगती है 1613 में, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस सबसे पहला नुमाइंदा, सबसे पहला व्यक्ति जो आता है मुगल सम्राट जहांगीर के कोर्ट में। क्या मिशन था? कि भाई फैक्ट्री ओपन करना है सूरत में। सूरत इतना इंपॉर्टेंट क्यों? लोकेशन आप देखिए सूरत की, बंगाल, यहां से सीधे जो है निकल करके ये एकदम पास की लोकेशन है। मुगल एम्पायर से भी एंट्री है, राजपूत राजाओं से भी जो है यहाँ कनेक्टिविटी है, और मार्केट को पहुंचाने का भी पूरा सिस्टम बना हुआ है। एकदम बहुत सबसे नजदीक का जो कोस्ट था, सबसे अमीर व्यापारियों का स्थान। तो गुजरात भाई ट्रेड के मामले में आज तक हाई है, ठीक है। ऐसे में मुगल कोर्ट में विलियम हॉकिंस आता है। अब जहांगीर उसको मनसब दे देते हैं, 3 साल तक वो रुका भी रहता है, लेकिन उसको व्यापारिक छूट नहीं मिलती। उसके पीछे कारण कि जो लोकल रूलर्स हैं, लोकल जो मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, वो विरोध करते हैं, और पुर्तगालियों का दरबार में बहुत ठीक ठाक प्रभाव है। अकबर खुद जो है वो जो जेसुएट मिशनरीज थी उनसे प्रभावित था। जहांगीर ने भी कई बार पुर्तगालियों की सहायता मांगी थी, ठीक है। यहां से विलियम हॉकिंस को एक चीज पता चला कि पर्सनल चार्म नहीं है केवल ठीक, बाकी एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजना होगा, ठीक है। एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजना होगा, केवल कंपनी का नुमाइंदा नहीं जाएगा। तो फिर इस सीख के साथ थॉमस रो आता है। अब थॉमस रो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा नहीं है, ना ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा बनकर के जाता है। वो किंग जेम्स वन के द्वारा एक राजदूत बनकर के जाता है मुगल कोर्ट में।
अब एक कंपनी का नुमाइंदा, एक कंपनी का सीईओ और किसी राजा का भेजा हुआ राजदूत, दोनों के स्टेटस में अंतर है। बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आता है जहांगीर के लिए, हॉर्सेस, जो है ड्रिंक, जो है लिकर, बहुत ज्यादा चीजें लेकर के आता है। और लास्ट में उसको सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का फरमान मिल जाता है। ठीक है, वो अपना बताता है भाई हमारा पूरा फोकस रहेगा ट्रेड पे। क्यों? क्योंकि 1600 के समय में या 1611 में, इवन 1707 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इस स्थिति में नहीं थी कि वो मुगल एम्पायर से लड़ सके। ठीक है, देन आफ्टर सूरत में सबसे पहले ये कंपनी ओपन होती है 1613 में, फैक्ट्री लगती है इनकी। ये फैक्ट्री मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग जोन नहीं था पहले, या समझिए जैसे आज के समय में फैक्ट्री का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग जोन। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, यहां पर क्या था, जो सामान ला रहे थे, ले जा रहे थे, उसको रखने का स्थान। ठीक, कंपनी सूरत में अपना पहला स्थान बनाती है। अब ये वेस्ट कोस्ट पर पूरा कंपनी का हेडक्वार्टर बन जाता है। टेक्सटाइल इंडिगो का हब था ये, तो उसका एक्सपोर्ट होता है इंग्लैंड में। ठीक है, और बॉम्बे जब तक इनके पास नहीं था, जब तक बॉम्बे डेवलप नहीं होता है, तब तक ये कंपनी का वेस्टर्न हेडक्वार्टर था सूरत। तो ट्रेड भी अच्छा था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप में भी अच्छा था। ठीक है, तो काफी बेहतर जो है सूरत मिलने से बहुत फायदा हुआ कंपनी को। इसके साथ ही साथ 1613 में सूरत मिलता है। 1639 में विजयनगर राजा के जो डिसेंडेंट, विजयनगर जो समाप्त हो जाता है तालिकोटा के युद्ध में, उसके जो डिसेंडेंट थे चंद्रगिरी के नायक, उनसे फ्रांसिस डे को जमीन मिलती है मद्रास के पास में, और वहां मद्रास में पहला किला ये 1640 में बनाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक, और यहां पर ये अपना व्हाइट टाउन एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत करते हैं। जैसे जो इलेक्शंस और वो जो प्रैक्टिसेस इंग्लैंड में चल रही थी, वो प्रैक्टिसेस यहां पे लागू करते हैं। ठीक है, इसका एक और बेनिफिट होता है मद्रास पर कब्जे का, मद्रास पर किलेबंदी का, कि फर्दर डच और फ्रेंच से कर्नाटिक, आज का कर्नाटक नहीं, आप समझिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है ये है कर्नाटक का हिस्सा। ये आज का कर्नाटक यहां पर है, लेकिन ये है कर्नाटक। ठीक है, ये है मद्रास। तो मद्रास से यहां कर्नाटक पर लेटर कब्जे के लिए, और यहां पर ये देखिए पौंडीचेरी है, तो फ्रेंच पर भी कब अगर जो है फ्रेंच से तो एक बेहतर लोकेशन मिली फ्रेंच को कंट्रोल करने की और कर्नाटक के पॉलिटिकल सेगमेंट्स पर नजर रखने की। ठीक है, तो 1613 में इन्हें मिला सूरत, 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन चुका है। उसके बाद एक रॉयल बिडिंग होती है 1661 से 1668 के समय में। 1661 में रॉयल बिडिंग होती है किसकी? इंग्लैंड की शहजादी हैं, पुर्तगाल की शहजादी है कैथरीन ब्रिगेंजा, जिनकी शादी होती है चार्ल्स सेकंड से।
और बॉम्बे पर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बॉम्बे को क्या करते हैं, पट्टे पर ले लेते हैं पुर्तगाली, लगभग 1537-38 के आसपास, नीनो डू कुनहा के समय में 1537 में बॉम्बे के जो 7 द्वीप थे उन पर पुर्तगालियों ने जो है उनका कब्जा हो गया था, वो पट्टे पर ले लेते हैं। और यही बॉम्बे रॉयल वेडिंग के रूप में ये दे देते हैं चार्ल्स सेकंड को। अब चार्ल्स सेकंड बैठे हैं लंदन, बॉम्बे लेकर के क्या करेंगे, यहां वो क्यों आएंगे? तो चार्ल्स सेकंड ने क्या किया कि बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया लीज पर, 10 पाउंड के एनुअल रेंट पर। ठीक है, अब आप इंडिया का मैप देखिए, सूरत आ चुका है, यहां पर मद्रास है, मद्रास आ चुका है, बॉम्बे आ चुका है। ठीक है, बॉम्बे आ चुका है। तो कंपनी अब क्या हो रही है, पावरफुल हो रही है धीरे धीरे। कंपनी पावरफुल हो रही है। ठीक, सोलह सौ नब्बे में क्या होता है, एक सूतानाती क्षेत्र है बंगाल में, वेस्ट बंगाल, जो हमारा बंगाल का हिस्सा। वेस्ट बंगाल तब नहीं था, पूरा ही बंगाल था। सूतानाती, वहां पर कलकत्ता की स्थापना होती है। ठीक है, सूतानाती ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है, उसके साथ ही साथ कलिकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी भी इन लोगों को 1690 के आसपास यहां की जमींदारी मिलती है, जो कि ये जो सूबेदार बंगाल का है 1690 में शाइस्ता खां, लगभग उसको देकर के यहां पर जमींदारी मिलती है। ठीक है, और ये जो तीनों गांव की जमींदारी थी, वहां पर सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोर्ट विलियम स्टैब्लिश करते हैं। अब समझिए, बॉम्बे मिल चुका है, सूरत मिल चुका है, मद्रास मिल चुका है और बंगाल मिल चुका है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब 1690 में कंपनी ने फोर्ट बना लिया, फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम में इन्होंने सेटलमेंट की रक्षा के लिए ट्रेंड आर्मी रखनी शुरू कर दी 1690 में। तो 1600 में ये आए हैं ट्रेडर्स बनके, 1660-70 के आसपास तक इन्होंने फोर्ट बनाने शुरू कर दिए हैं, 1639-40 से ही। और 1700 में ये अपने ट्रेड को बैलेंस करने के लिए, ट्रेड को संतुलित करने के लिए इन्होंने क्या किया है, बनाने लगे हैं ये अपने फोर्ट्स एंड आर्मी। फोर्ट और आर्मी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लोकल किंग्स हैं, जो मुगल एम्पायर है, इनसे इनके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो कि हम फिर बाद की क्लासेस में जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे यहां थोड़ा सा। अब अगर हम कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर सबसे पहले ये लंदन में होते थे,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हर प्रेसिडेंसी मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में होते थे गवर्नर। सूरत का जो हेडक्वार्टर था सूरत 1613 से लेकर के 1660 तक, उसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया 1668 के बाद। तो अर्ली 1700 तक, ध्यान रखिए, इस समय औरंगजेब का शासन हो चुका है मुगल एम्पायर पर। 1700 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। ठीक है। फिर उनकी एक काउंसिल होती थी जो कि गवर्नर को बताती थी, डिसीजन में हेल्प करती थी। फिर फैक्टर्स एंड राइटर्स होते थे जो कि कंपनी के एजेंट हुआ करते थे। यह कंपनी का स्ट्रक्चर था। लेकिन यही छोटी चेन ने क्या किया, एक डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन जो है बनाया। ठीक है। इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल स्थिति थी, क्योंकि इन्हें पैसा भी इनको मेंटेन करना था, इतने क्षेत्र इनके पास आते जा रहे थे, तो इन्होंने टेक्सटाइल, इंडिगो, मसालों में हर जगह पर इन्होंने जो है व्यापार किया। लोकल्स के साथ पार्टनरशिप बनाई। आप पढ़ेंगे कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो रहा है, तो जो जगत सेठ है, मानिकचंद, जगत सेठ मानिकचंद, मतलब सबसे धनी आदमी, बंगाल का सबसे धनी आदमी, वो किसके साथ है? ब्रिटिशर्स के साथ। अच्छा, इनके आने से ट्रेड भी बढ़ता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेड किस तरीके से बढ़ा। ठीक है। और एक चीज इन्होंने किया, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। मुगल एम्परर्स के साथ, नवाब्स के साथ इन्होंने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी अच्छी रखी। फर्रुख सियर का फरमान इनके पास था, हम लोग देखेंगे, जहां पर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का इनको अधिकार मिला बंगाल में। ठीक है, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का मिला। और 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी है और मुगल डिक्लाइन हो रहे हैं, मुगल कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में कंपनी को एक अच्छा मौका मिलता है भारत में पांव जमाने का। ठीक है। कंपनी को एडवांटेज क्या क्या मिले? पहली बात, 1688 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी आ चुकी है। 1680 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो चुका होता है ब्रिटेन में, और कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है। तो अब ये नहीं है कि कौन राजा बनेगा, चेंज कर देगा पावर्स। ठीक। ज्वाइंट स्टॉक स्ट्रक्चर है इनके पास, ट्रेडर्स, तो इनके पास पैसा भी है, फंड भी है। नेवल पावर इनकी स्ट्रांग है। आते ही 1613 के आसपास इन्होंने पुर्तगालियों को हराया। कॉमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी है, कई सारे सामान में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके कारण ब्रिटेन को इनिशियल ट्रेड में फायदा मिला। अभी हम ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। और इस तरह से पॉलिटिकल और मिलिट्री, प्राइवेट आर्मी इनकी हो चुकी है, ये इसमें दे रहे हैं वेतन, सैलरी दे रहे हैं। डिप्लोमेटिक स्किल बहुत अच्छी है। फिर पुर्तगीज, डच, फ्रेंच ये कमजोर हो रहे हैं, और इंडियन रूलर्स भी जो है, क्या नाम है भाई, 1600 से 1757 तक तो ये ब्रिटिश, ये 150 साल कुछ नहीं कर पाए। और वही 150 साल मौका मिल गया तो 1757 से लेकर के और 1947 तक के 190 सालों में इन्होंने एकदम पूरे देश को कंगाल कर दिया। तो 1600 से 1757 तक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहां पर मजबूत किंग्स थे, मोनार्क मजबूत थे। ठीक है। और यहां से 1600 में चार्टर मिला हुआ एक कंपनी जो कि आती है ट्रेड के लिए, ये जा करके 1757 में प्लासी में एक रीजनल पावर बनती है।
और 1803 में ब्रिटिश एम्पायर बन जाता है। ठीक। फिर हम बात करते हैं जो डेनिश कंपनी थी, 1620 में आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में बनती है, इंडिया में ऑपरेशन शुरू करती है 1620 से। इनको टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं चाहिए था, स्मॉल स्केल पे ये पीसफुल ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है। टेक्सटाइल, स्पाइसेस और इन सब जगहों पे ये कुछ कुछ काम किए। इनका बहुत विशेष योगदान उस तरीके से नहीं रहता है और वांडीवास में ये हार भी जाते हैं। ट्रैंकोबार और श्रीरामपुर में जो है इनका 1620 में जो है ये ट्रैंकोबार में अपना स्थान बनाते हैं और वेस्ट बंगाल के नियर कलकत्ता में ये श्रीरामपुर में अपना एक बेस बनाते हैं जहां पे मिशनरी, प्रिंटिंग और एजुकेशन पर ये काम करते हैं। और अब 1845 में अपना सारा सेटलमेंट जो है ये किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो डेनिश, पोर्तुगीज कमजोर हो चुके हैं, डच इंडोनेशिया जा चुके हैं, डेनिश का इतना कोई रोल है नहीं, अब बचता है फ्रेंच। तो भारत में शासन के लिए जो दो यूरोपीय शक्तियों की लड़ाई होती है वो इंग्लिश और वर्सेज फ्रेंच। तो थोड़ा सा फ्रेंच के बारे में भी समझ लें। सोलह सौ चौसठ में आते हैं, 1763 तक ये लड़ाई में रहते हैं, लगभग 100 वर्षों तक। लुई 14वां जो कि फ्रांस का राजा है, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप से एक स्टेट इंटरप्राइज, सरकारी कंपनी बनती है। ठीक है। अब सरकारी काम जान ही रहे हैं आप लोग, तो सरकारी, भाई सरकारी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी काम अक्सर जो है थोड़ा सा माना जाता है थोड़ा लेट लतीफ रहता है और प्राइवेट में ज्यादा रहता है। फ्रांसिस्को मार्टिन ये फ्रेंच पावर को स्टैब्लिश करता है। पुडुचेरी जो आज हमारा भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी, उसे स्टैब्लिश करता है और लास्ट तक फ्रांस पुडुचेरी, कराईकल और माहे में रहती है 1954 तक। ठीक। और ये अर्बन डेवलपमेंट, वेल प्लान्ड फोर्टिफाइड टाउन्स स्टैब्लिश करते हैं, ये इनका एक योगदान रहता है। पुडुचेरी 280 साल तक फ्रेंच की जो है हिस्ट्री रही है, 1674 से 1954 तक। जिस तरीके से गोवा जो है वो 1510 से लेकर के और 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में थी। जो फ्रेंच के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो मैं बता दे रहा हूं। सूरत में जो है वो 1668 में इन्हें मिलता है, बॉम्बे में 1668 में, गोवा में 1779 में, माहे में 1721 में, यमन में 1725 में, कराईकल में जो है वो 1739 में, पौंडीचेरी में ये जो है क्या नाम है 1674 में, और चंद्रनगर में 1673 में। ठीक है। इसके बाद डुप्ले, पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं इस आदमी के, और पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा जो माइंडेड पर्सन रहा डुप्ले। जो सब्सिडरी अलायंस है ये सबसे पहले डुप्ले ने स्टार्ट किया। कहां? कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के युद्ध में। आगे हम लोग जब कर्नाटक वार पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। 1742 में गवर्नर जनरल बन के आता है और जब तक डुप्ले है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे है। और डुप्ले को फिर बुला लिया जाता है और डुप्ले ने किंग मेकर का जो कॉन्सेप्ट है वो डुप्ले लेकर के आता है।
अब हम लोगों ने 1600-1700 का भारत देखा था, मुगल एम्पायर मजबूती में। यहां हम देखते हैं 1750 का भारत। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब की डेथ के समय लगभग लगभग पूरे मुगलिया सल्तनत पर, अगर 1700 की बात करें तो आप यहां समझेंगे कि ये जो पूरी टेरिटरी है ये, ठीक है, ये पूरी टेरिटरी यहां से लेकर के और ये पूरा मुगल्स के अंडर में है। 1700 में औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा टेरिटरी। लेकिन वहीं 1750 में स्थिति अलग हो जाती है। ये डिक्लाइन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले अभी मैं आपको बता देता हूं। सिख मिसल्स यहां आ जाती हैं, जो कि लाहौर के आसपास। रोहिला, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा पोर्शन, हैदराबाद की स्टेट है, मैसूर है, कर्नाटक है, ये मराठा फेडरेशन है। यहां पे राजपूत स्टेट्स हैं, यहां पर जाट स्टेट्स हैं, और ये पूरा मराठा के अंदर में है। दिल्ली, आगरा का जो हिस्सा है यहां पर मुगल्स हैं थोड़े बहुत, वो भी केवल नाम मात्र, नॉमिनल। मतलब अभी तक जो सबसे बड़ी पावर मुगल थे, अब क्या हो चुका है, फ्रेगमेंटेड हो चुका है भारत, टुकड़ों में बटा हुआ। तब 2016 में पूछा जाता है कि 1800 का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया में ग्रस्त था। मेंस का प्रश्न है ये। ठीक है, तो हम लोग इस पे पूरा अपना चर्चा करेंगे। समझिए आप लोग कि अब क्या स्थिति बन रही है। स्थिति बन रही है कि 1600 से 1750 का भारत है। मुगल हैं यहां पर, कोस्ट पे कौन है, कंपनीज हैं। 1600 से 1750 की क्या स्थिति है कि मुगल पावर में है। कंपनी जो है छुटपुट लड़ाइयां लड़ रही हैं, लेकिन कोस्ट पे ही जो है बनी हुई है। और वहीं 18th सेंचुरी का जो भारत है, 1750 के बाद, यहां पे कौन हो चुका है, 1707 में मुगल औरंगजेब की डेथ हो चुकी है। तो कुछ तो बनते हैं मुगल सक्सेसर स्टेट, जैसे अवध, हैदराबाद, और आपका मैसूर। अवध, हैदराबाद, बंगाल। कुछ न्यू किंग्स बनते हैं, कौन कौन, जैसे मराठा फेडरेशन, मैसूर, और कुछ इंडिया के आउटर्स में है जो सब कॉन्टिनेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे नेपाल। 1816 में नेपाल उत्तराखंड तक आ चुका है। अफगानिस्तान, म्यांमार, तिब्बत, ये सब कुछ जो हमारे नेबरिंग है, सटे हुए हैं। अब मुगल डिक्लाइन हो चुके हैं, इससे क्या क्रिएट हो रहा है, पॉलिटिकल वैक्यूम। अब इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए 3-4 लोग हैं।
कौन कौन है आप समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले हैं जो लोकल इंडियन रूलर्स हैं, इनके 3 खंड हैं। पहला है सक्सेसर स्टेट्स, जो मुगल्स के जो है मतलब मुगल को अभी भी सुप्रीम मान रहे हैं। अवध का नवाब, बंगाल, हैदराबाद का निजाम। न्यू में मराठा फेडरेशन, मैसूर। ठीक। फिर कौन कौन है 2 लोग और, यूरोपीय पावर्स कौन कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच। और उसके बाद अफगानिस्तान कौन आ रहा है, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, ये सभी भी आ रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसे फिल कर रहे हैं ये सभी लोग। तो यहां से शुरू होता है 1750 से लेकर के 1818 तक का अस्थिरता का दौर। इरा ऑफ अनस्टेबिलिटी। 1750 से 1857 तक पता ही नहीं है कि राजा कौन है, किंग कौन है, पता ही नहीं है भाई। अब जिसे भी एम्पायर बनना है इन सभी शक्तियों को आपस में लड़ना होगा। हम सभी जानते हैं कि लास्ट में कौन जाकर के बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई किससे, फ्रेंच से, पहले यूरोपियन पावर से। फिर हम देखेंगे प्लासी, बक्सर, इनके द्वारा कैसे जो है बंगाल पर विजय प्राप्त होती है, अवध कंट्रोल होता है, मैसूर, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा और एंग्लो पंजाब। फिर हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से नेपाल से युद्ध करती है, किस तरीके से म्यांमार से, एंग्लो अफगान वार देखेंगे हम, और एंग्लो तिब्बत वार देखेंगे। ठीक। उसके पहले हम एक हल्का रीडिंग रखेंगे कि मुगल डिक्लाइन, रीजन्स इसके क्या हैं, रीजनल पावर्स, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब इनसे प्रश्न ज्यादा नहीं बनता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनती है एम्पायर। ठीक। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम मुगल डिक्लाइन के रीजन्स के साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक। वैसे मुगल डिक्लाइन आपका मिडवल इंडिया का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा चर्चा करना, एक हल्का चर्चा करना आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ आप लोगों को मैं कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। 2 प्रश्न मैंने पहले के भी दिए हैं और अभी भी आपको एक प्रश्न देकर के जा रहा हूं। पहला, अगर आप विलियम हॉकिंस की जगह या थॉमस रो की जगह होते, आप एक कंपनी के नुमाइंदे हैं और आप जा रहे हैं कहां, ग्रेट पावर के पास, आप क्या क्या सोचते, आपकी थिंकिंग क्या होती? तो उसकी लिस्ट बना लीजिएगा, क्या सोचते आप।
यह आज का प्रश्न है। उस दिन के प्रश्नों का मैं उत्तर दे देता हूं। सबसे पहला मैंने आप लोगों से पूछा था कि आधुनिक क्यों था भारत, जबकि आधुनिक क्यों कहा गया, जबकि हम बहुत ठीक ठाक डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे थे। ऐसा आधुनिक इसलिए कहा गया क्योंकि 1829-30 के आसपास इंडिया में प्रबोधन शुरू हुआ, जेंडर राइट्स की बातें शुरू होने लगी, कास्ट बेस्ड चीजों की बात शुरू होने लगी। तो इक्वलिटी आई नहीं, लेकिन एटलीस्ट इक्वलिटी की बात शुरू हो गई, इसलिए हम इसे मॉडर्न कहते हैं। और इस कारण मेरा यह मानना है कि 1750 से लेकर के 1850 तक या 1757 से 1857 के दौर को हमें कॉलोनियल हिस्ट्री के रूप में पढ़ना चाहिए, और 1857 से लेकर के 1947 को हमें ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब नेशनलिज्म एंड मॉडर्न इंडिया के रूप में पढ़ना चाहिए। ये कॉलोनियल हिस्ट्री है। दूसरा प्रश्न ये था कि 1750 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो कैसा होता। इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं, लिख लीजिए। पॉजिटिव में पहला, मतलब स्टेटस तो इसका होता कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती, मोनार्की। तो आप समझिए प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं होता, राज्यसभा नहीं होती, इसके जगह पे जमींदार या शासकों की सभा होती। ठीक है। तीनों से जो है तीनों से अच्छा, पॉजिटिव क्या होता, हमारा डेवलपमेंट जो है वो इंडिजिनस होता, स्थानीय होता, मॉडर्नाइजेशन हमारा लोकल होता, तब हम कॉलोनी नहीं बनते, देश का आर्थिक दोहन नहीं होता। यहां पर विशेषाधिकार हमेशा बने रहते। ये कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद है आप लोगों ने सोचा होगा। तो चलिए आज हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते में जो चैलेंजेस थे एक एम्पायर बनने के, और भारत की तत्कालिक जो स्थिति थी वो किस प्रकार एक दूसरे के मुताबिक हो गई कि विखंडित राज्य तंत्र की छाया से ग्रसित भारत ब्रिटेन का गुलाम हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।